सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपैंडेड थॉट। और आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड सबसे पहले बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो जाइए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे कि भैया वीडियो आ गई हैं। चलिए बात करते हैं कि आज हम क्यों मिले हैं। आज हम, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है कि ग्रेच्युटी, ये जो वीडियो है ये किस किस के लिए है। तो ये हर एक उस बंदे के लिए, हर एक उस इंसान के लिए जो ग्रेच्युटी एक्ट पढ़ना चाहता है, चाहे वो सीए का स्टूडेंट हो, सीएस का स्टूडेंट हो, सीएमए का स्टूडेंट हो, बीकॉम का स्टूडेंट हो, एमकॉम का स्टूडेंट हो, या कोई भी हो जिसको ग्रेच्युटी एक्ट पढ़ना है वो ये पढ़ सकता है, क्योंकि एक्ट तो सभी के लिए सेम ही होता है। हाँ, ये किस मॉड्यूल के नोट्स हैं? ये सीएमए इंटर के मॉड्यूल के नोट्स हैं, तो वो मैं आपको पर्टिकुलरली बता रही हूँ। बट सभी का सिलेबस सेम होता है और एक्ट सभी के लिए सेम होता है, तो सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, किस टाइप का वीडियो होने वाला है? रिवीजन पर्पस के लिए वीडियो होने वाला है। बेसिकली होता ये है कि लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ रखा होता है, लेकिन लास्ट डे रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ मैं आई हूँ सो दैट मैं खुद भी रिवीजन कर सकूँ, टू बी ऑनेस्ट, कि भैया लास्ट डे रिवीजन के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए सो दैट हम जल्दी से उस चैप्टर को रिवाइज कर सकें, पूरा टाइम वेस्ट ना हो। एंड चलिए शुरू करते हैं फिर। जब तब टाइम वेस्ट नहीं कर सकते तो अब भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इतनी देर से बात जो हो रही थी वो हो रही थी ग्रेच्युटी 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 एक्ट पढ़ेंगे। तो ग्रेच्युटी एक्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए ग्रेच्युटी वर्ड कहाँ से आया। ग्रेच्युटी वर्ड एक लैटिन वर्ड है जो ग्रेचुअस से बना है, जिसका मतलब होता है फ्री, कोई भी चीज़ की फ्री। तो फ्री जब पेमेंट कर रहे हैं तो उसको बोल देंगे ग्रेच्युटी की पेमेंट हो रही है। ठीक है, ये बात समझा। ये क्यों बताया? एमसीक्यू पर्पज़ है। ग्रेच्युटी का पेमेंट क्या होता है? ग्रेच्युटी इज़ द पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय ऑफ एट द टाइम ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस। तो सबसे पहली बात है, तो ये बात समझ आ गई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। सबसे पहला पॉइंट तो इस बात से ये निकल के आ जाता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। कब देता है? टर्मिनेशन पे देता है। टर्मिनेशन पे देता है। अब ये जो टर्मिनेशन वर्ड है ना, ये कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं है, अच्छा खासा वर्ड है, तो इसे जल्दी से समझते हैं। टर्मिनेशन में 5 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है सुपर एनुएशन, सुपर एनुएशन। उसके बाद आता है रिज़ाइन, उसके बाद आता है रिटायरमेंट, उसके बाद आता है डेथ, और उसके बाद आता है टेम्परेरी डिसेबलमेंट। ठीक है, ये पांचों चीज़ें टर्मिनेशन के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। जल्दी से एक एक करके पूरे को देख लेते हैं। अगर बात मैं करती हूँ सुपर एनुएशन की, मैं यहाँ पे ही सारी चीज़ें करा दे रही हूँ सो दैट हमें आगे अलग से इनकी डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि डेफिनेशन सभी की हैं। सुपर एनुएशन का मतलब होता है, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं 60 की एज आते ही रिटायरमेंट हो जाएगा। वो बेसिकली रिटायरमेंट नहीं होता, वो सुपर एनुएशन होता है कि आपका एक पर्टिकुलरली एज पे जाकर फिक्स होता है सभी का। अगर उस ऑफिस में कोई काम कर रहा है, उस पर्टिकुलर एज पे पहुंच गया, तो उसको वो ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड सुपर एनुएशन। रिज़ाइन क्या होता है? जब आप खुद से जाके ये बोल देते हो कि मुझे वो काम नहीं करना है, वट एवर द रीज़न डजेंट मैटर, आपने जाके बोल दिया कि मैंने यहाँ पे काम नहीं करना है, तो वो रेजिग्नेशन हो जाता है। रिटायरमेंट की अभी बात करेंगे। डेथ मतलब कि डेथ हो गई है, उसमें तो कोई किसी का बस चलता नहीं है। टेम्परेरी डिसेबलमेंट में मैं पहले से बता देती हूँ। डिसेबलमेंट समझो, टेम्परेरी तो टेम्परेरी है, जस्ट बिकॉज थोड़े दिनों में सही हो जाएगा। अगर सही नहीं हो सकता तो वो परमानेंट डिसेबलमेंट बन जाती है। डिसेबलमेंट का मतलब क्या है? डेफिनेशन भी डिसेबलमेंट की दी गई है। डिसेबलमेंट का मतलब है जहाँ आप काम करते थे, फॉर एग्जांपल वहाँ पे मशीन्स का लगती हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स थी, वहाँ पे काम करते वक्त आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आपके हाथ पे लग गई, पैर पे लग गई, कहीं पे भी लग गई, और उसके बाद आप वो काम कभी कर ही नहीं पाए। अगर कभी नहीं कर पाए, दैट इज़ कॉल्ड परमानेंट डिसेबलमेंट। अगर आप कुछ दिनों के लिए वो काम नहीं कर पाए जिस काम के लिए आप उस जॉब पे लगे हुए थे उस एक्सीडेंट के बाद, दैट इज़ कॉल्ड डिसेबलमेंट। तो यहाँ वो टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो जाएगा। तो अगर अब आपको समझ आया सुपर एनुएशन क्या है, रिज़ाइन क्या है, डेथ क्या है और टेम्परेरी डिसेबलमेंट क्या है। अब बात आती है रिटायरमेंट की। तो देखिए, अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं, उसका रीज़न सुपर एनुएशन नहीं है, रिज़ाइन नहीं है, डेथ नहीं है, टेम्परेरी डिसेबलमेंट नहीं है, तो समझो उसका रीज़न फिर क्या हो जाता है? रिटायरमेंट हो जाता है। इन चारों को छोड़कर अगर फिर भी आप कोई जॉब छोड़ते हो तो दैट इज़ कॉल्ड रिटायरमेंट। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है,
क्योंकि अच्छे से समझ आएगा तभी सारी बात आगे तक पूरा समझ आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा दिया था, आगे इतना टाइम नहीं लगाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आई होप आपको पांचों टर्म्स अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। उसके बाद आता है कि देखिए ये बात लिखी हुई है, ग्रेचुइटी की जो वो पेमेंट होती है वो एक तरीके की रिलीफ होती है टू द रिटायर्ड एम्प्लॉय और उसकी फैमिली के लिए। जैसे डेथ हो गई है तो जिसकी डेथ होगी उसे तो कहाँ से मिलेगी, उसकी फैमिली को मिलती है, नॉमिनेशन नहीं कर रखा होता तो लीगल हेयर को मिलती है, तो इस तरीके से उसकी फैमिली को भी ये रिलीफ मिलता है। जो ये एक्ट था वो आया कब था, 16 सितंबर 1972 में आया था। इसको याद रखना, 16 सितंबर 1972 ये MCQ बन सकता है, तो इसलिए इसको इस डेट को थोड़ा याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है ऑब्जेक्ट की, मतलब बेसिकली इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें एप्लीकेबल किस पे होगा, तो ये एप्लीकेबल होगा फैक्ट्री पे, शॉप्स पे, माइंस पे, ऑयल फील्ड्स पे, प्लांटेशन पे, पोर्ट पे, रेलवे पे, इन सब पे तो एप्लीकेबल हो गया। अगर इन सब के साथ साथ मान लो अगर अभी भी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं तो वो जो जितने भी केसेस हैं वो एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट में आएंगे। एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट कब उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा हमारा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, अगर वहाँ पे काम करते हैं 20 लोग, अगर वहाँ पे काम करते हैं विदाउट एड ऑफ पावर, विदाउट एड ऑफ पावर मतलब वहाँ पे मशीन्स नहीं लगी हुई, सिर्फ लोग काम करते हैं, अगर ऐसा है तो 20 लोग होने चाहिए, और अगर मशीन्स लगी हुई हैं तो 10 लोग होने चाहिए। अगर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में ये होता है, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में ये होता है तो वो एस्टेब्लिशमेंट लाइबल हो जाएगी, एलिजिबल हो जाएगी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के, और फिर आगे की प्रोसीडिंग उसी के हिसाब से होंगी। तो समझा आपको किस किस पे लगता है, फैक्ट्री पे, शॉप्स पे, माइंस पे, ऑयल फील्ड पे, प्लांटेशन पे, पोर्ट्स पे, रेलवेज पे, एंड एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट। विदाउट पावर देखूँ तो 20 लोग होने चाहिए, विद पावर देखूँ 10 लोग होने चाहिए। जो ये ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है वो पूरा का पूरा होल इंडिया पे लगता है, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। बस अगर मैं दो चीज़ों में देखूं, माइंस में और प्लांटेशन में, सिर्फ अगर कोई माइन है या प्लांटेशन है वो जम्मू एंड कश्मीर में है तो वो वहाँ पर मतलब वहाँ पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट नहीं लगता है, वहाँ पे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट नहीं लगता है। इसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं कि पूरा एक्ट है वो एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया पे, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, एंड अगर प्रोवाइडेड दैट in so far so as to relates to plantation and ports, sorry mines नहीं ports, it shall not applicable in Jammu and Kashmir। अगर मैं प्लांटेशन एंड पोर्ट्स की बात करूँ तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपको समझ आया होगा, अभी तक देख लो हम लोगों ने पांचों वो टर्म्स पढ़ी थी और थोड़ा बहुत ये एप्लीकेबिलिटी का किया है। उसके बाद डेफिनेशन आता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है जल्दी से देख लेते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या स्टेट गवर्नमेंट होती है, बट होती किसके लिए, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट किसके लिए होगी, अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है या वो अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर उसकी ब्रांचेस एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में है, तो उसका जो एम्प्लॉयर होगा बेसिकली, जो उसकी एम्प्लॉयर नहीं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, ठीक है। एनी अदर केस, इसको छोड़कर कोई भी केस है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, जैसे मेजर ऑयल फील्ड, माइन, रेलवे, पोर्ट, फैक्ट्रीज़ वगैरह, ये सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। इसके पास सारी एस्टेब्लिशमेंट्स जाती हैं, ठीक है, उसके पास सारी एस्टेब्लिशमेंट जाती हैं। उसके बाद एम्प्लॉय की डेफिनेशन है। एम्प्लॉय की डेफिनेशन मैं अलग से खुद से कराती हूँ। ये देखिए एम्प्लॉय की डेफिनेशन अगर मैं बात करती हूँ तो पहली चीज़ आती है, जो एम्प्लॉय है कोई भी बंदा हो सकता है जो कि ट्रेनी नहीं होना चाहिए। ट्रेनी को यहाँ पे लॉ की लैंग्वेज में बोलूँ तो एप्रेंटिस बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो भी बंदा होगा वो किसके लिए काम करना होना चाहिए, वेजेस के लिए। ऐसे फ्री में काम कर रहा है तो उसको हम एम्प्लॉय नहीं मानेंगे, वेजेस के लिए काम करना चाहिए। सेकंड चीज़, जो एम्प्लॉयमेंट का टर्म है, मतलब भाई हम तुझे काम पे रख रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई वो एक्सप्रेसिव ही हो, मतलब हमने उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही किया हो, वो इम्प्लाइड भी हो सकता है, वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। और साथ ही साथ में उसको ऐसा कोई काम करना चाहिए जो सारी की सारी हमारा एक्ट जिन एस्टेब्लिशमेंट्स पे लग रहा था ना, वो सारी एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडेड हो। मैं एक बार जल्दी से आपको पढ़ा देती हूँ सो दैट आपको ये भी हो जाए कि वो एप्रेंटिस नहीं होना चाहिए, वेजेस के लिए काम करना चाहिए। एंड ये रिविजन का है तो थोड़ा सा जल्दी आपको लगेगा, तो उसके लिए माफ़ी। एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों हो सकता है, फैक्ट्री, माइंस, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे, शॉप्स, अदर एस्टेब्लिशमेंट जिस पे एक्ट लगता है, मतलब 20 और 10 वाली लिमिट, क्योंकि उन्हीं लिमिट से पता लगता है ना एस्टेब्लिशमेंट पे एक्ट लगता है या नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें
जिन पे आती है वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आते हैं। एक चीज़ और आती है, अगर मान लो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सॉरी एक सेकेंड, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो ऑलरेडी किसी और एक्ट के अंदर कोई पेमेंट ले रहा है, तो इसको हर तरीके का बेनिफिट नहीं देगी गवर्नमेंट, इसलिए उसको इसमें नहीं रखा जाता, उस पर ये ग्रेच्युटी एक्ट नहीं लगेगा। उसके बाद केस लॉज आते हैं। केस लॉज हमें लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर की डेफिनेशन बहुत ईजी है। आपको अगर सीधे और नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं तो देखो, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं अभी तक, एनी एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, पोर्ट, रेलवे, ये तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। अच्छा, इन सब के लिए एम्प्लॉयर कौन होगा? तो जो भी उसको संभालता है अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर मान लो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई अथॉरिटी बिठा रखी होगी ना, कोई ना तो अपॉइंट कर रखा होगा जो इस एस्टेब्लिशमेंट को संभालता होगा, तो वही एस्टेब्लिशमेंट उसके लिए वही अथॉरिटी उसके लिए एम्प्लॉयर हो जाती है। समझा? अगर कोई लोकल अथॉरिटी है तो जो उस लोकल अथॉरिटी को सुपरवाइज करता है, संभालता है, साइड डिसीजन लेता है, तो वो उसके लिए एम्प्लॉयर हो जाता है। अगर कोई अदर एस्टेब्लिशमेंट है तो कोई भी अगर उसको पूरी तरीके से संभालता है, उसके ऑफिस को संभालता है, सारे अफेयर्स देखता है, जैसे कि मैनेजर, एमडी या अदर कोई भी बंदा जिसका पूरा अल्टीमेट कंट्रोल है उस ऑफिस के ऊपर, तो वो उसका एम्प्लॉयर हो जाता है। तो बेसिकली आप बात समझे, ओवरऑल बात ये है कि कोई भी अगर बिजनेस है, माइन है, पोर्ट है, रेलवे है, कुछ भी है, जो भी उसको पूरा को संभालता है, सारी चीज़ें देखता है, डिसीजंस लेता है, वही उसके लिए एम्प्लॉयर हो जाता है। ठीक है, समझा, बहुत आसानी से समझा होगा। फैमिली का डेफिनेशन, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ फैमिली में पढ़ाई क्यों रही हूँ, कि अब अचानक से आप सोचोगे अरे बात करती करती फैमिली कहाँ से ले आई, फैमिली क्यों लेकर आई हूँ। ये देखो, मान लो मैंने आपको बोला था जो ग्रेच्युटी का पेमेंट है वो ऑन द टर्मिनेशन मिलता है, और टर्मिनेशन के अंदर एक जो टर्म थी वो थी डेथ वाली। तो जब डेथ हो गई तो एम्प्लॉय जो खुद था वो तो थोड़ी ना ग्रेच्युटी लेने आएगा, वो ग्रेच्युटी किसको मिलेगी? फैमिली को मिलेगी। मतलब फैमिली को क्या, नॉमिनी को मिलेगी, और नॉमिनी होता किस में से है? फैमिली में से होता है। तो अब मुझे ये देखना है कि भाई नॉमिनी तो ठीक है फैमिली में से होता है, फैमिली है कौन, मुझे पता तो लगे, तभी तो मैं देखूंगी। तो ये चीज़ मैं यहाँ से आपको जल्दी से पूरा समझा देती हूँ, जल्दी से हो जाएगा, जल्दी से, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। फैमिली, मान लो राजू है, राजू एक एम्प्लॉय है, तो एक तो वो खुद अपनी फैमिली में आता है, खुद वो एक इंसान हो गया। उसकी वाइफ आती है, राजू की वाइफ आएगी, राजू के बच्चे आएंगे, राजू के डिपेंडेंट पेरेंट्स आएंगे, राजू के वाइफ के पेरेंट्स आएंगे, मतलब सास ससुर आएंगे, और साथ में विडो एंड चाइल्ड ऑफ प्री डिसीजन आएगा। मान लो राजू का बेटा था राजीव, और उसके भी वाइफ भी थी और सन भी था, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है राजीव की। तो जो उसकी विडो है, राजीव की विडो है, और राजीव का जो चाइल्ड है, वो दोनों के दोनों राजू की जिम्मेदारी हैं, राजू की फैमिली में इंक्लूड होते हैं। अच्छा, ये तो थी मेल की। अब फीमेल भी एक लेके देख लेते हैं। अगर कोई फीमेल कोई एम्प्लॉय है तो वो खुद आएगी, उसका स्पाउस मतलब उसका हस्बैंड आएगा, उस चिल्ड्रन मतलब उसके बच्चे आएंगे, उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स आएंगे, और उसके डिपेंडेंट मतलब उसके सास ससुर भी आएंगे, क्योंकि स्पाउस मतलब हस्बैंड के पेरेंट्स भी आएंगे, और वही बच्चे, अगर मान लो वही उसका भी बेटा राजीव ही था, और राजीव के विडो एंड चाइल्ड वो भी उसमें आएंगे। ठीक है, तो ये आपने फैमिली का समझा। फैमिली में एक बात और मैं बता देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये केस स्टडी के लिए, अडॉप्शन। लीगली अगर अडॉप्ट किया गया है, मान लो ये फैमिली में कोई बच्चे नहीं थे तो उन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है, तो जो बच्चा लीगली अडॉप्ट किया गया है वो भी इस फैमिली में इंक्लूड हो जाएगा, उसका भी हक बन सकता है नॉमिनी बनने का। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आपने किसी को अडॉप्शन करवा दिया, मतलब अपना बच्चा किसी को दे दिया लीगली, तो हम लोग उसको फैमिली में से एक्सक्लूड कर देंगे। जब वो लीगली किसी और का हो गया है तो उसका कोई हक नहीं है कि वो नॉमिनी बने, तो उस पर वो चीज़ एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फैमिली में समझा होगा कि कौन कौन फैमिली में आता है। आई होप आपको पूरा हो गया होगा। बाकी इसमें से मैं पढ़ा देती हूँ, बाकी कुछ बचा नहीं है। ठीक है, फैमिली वाले में
कुछ बचा नहीं है, बाकी सब मैंने करा दिया था। ओके, फैमिली के बाद इसमें जो डेफिनेशन आती है वो रिटायरमेंट की आती है, मैंने रिटायरमेंट करा दिया था, सुपर एनुएशन करा दिया था एंड रेजिग्नेशन करा दिए थे, तो ये मैंने करा दिए थे उस टाइम पे ही। फैमिली चार्ट हम लोग कर चुके हैं। सेक्शन 2A डील करता है कॉन्टीन्यूस सर्विस से, कॉन्टीन्यूस सर्विस से तो मैं ये चार्ट से कराने वाली हूँ, सो दैट ये चीज़ जल्दी से हो जाए, क्योंकि ये नोट से अगर हम पढ़ने लगे ना तो तौबा तौबा कभी कंप्लीट नहीं होगा। देखो, कॉन्टीन्यूस सर्विस हम दो तरीके से देखते हैं। सबसे पहले टेस्ट 1 करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी एम्प्लॉय कॉन्टीन्यूस सर्विस कब माना जाएगा? एन एम्प्लॉय सेड टू बी कॉन्टीन्यूस सर्विस फॉर अ पीरियड इफ़ ही हैज़ फॉर द पीरियड बीन अनइंटरप्टेड सर्विसेज, अगर उसने अनइंटरप्टेड सर्विसेज दिए, इंक्लूडेड सर्विसेज विच मे बी इंटरप्शन ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब ऐसा तो होता नहीं है कि आप 365 डेज ही आ रहे हो, कभी ना कभी तो कोई ना कोई इंटरप्शन होती है, फिर तो आपको कभी ग्रेचुटी मिलेगी नहीं, क्योंकि ग्रेचुटी तो अनइंटरप्शन पे मिलती है। तो इसी तरीके से अगर आपने छुट्टियां ली हैं वो इन वजह से ली है, तो वो अनइंटरप्शन ही माना जाएगा, वो इंटरप्शन नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो देखो, सिकनेस की वजह से, एक्सीडेंट में आता है टेम्परेरी डिसेबलमेंट, कि भैया वहीं पे ही आपका कोई एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद आप काम नहीं कर पा रहे। लीव, पेड लीव ली है पहले से बता के और पेड लीव ली है। ले ऑफ, लॉकआउट हुआ है लेकिन एम्प्लॉय के हक में हुआ है, एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है। तो अगर स्ट्राइक हुई है, एम्प्लॉय की गलती नहीं है और एम्प्लॉय के हक के लिए हुआ है, तो आप मतलब इंटरप्शन नहीं मानी जाएगी। सेसेशन ऑफ वर्क, ये और देखो, सेसेशन ऑफ वर्क हुआ है बट नॉट ड्यू टू एम्प्लॉय, मतलब काम ही नहीं है, काम रुका पड़ा है, लेकिन उसमें एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है। देखो जी, एम्प्लॉय की गलती नहीं है, उसकी वजह से अब सामने, अब मान लो आपकी लाइट वाइट चली गई है, कुछ भी हो गया, काम रुक गया, तो उसमें एम्प्लॉय की गलती है क्या? एम्प्लॉय की गलती नहीं है, तो उसको तो अपनी वेजेस मिलेगी। तो ये वाली चीज़ होती है, इसको बोलते हैं कि इंटरप्शन ऑफ सर्विसेज में नहीं आया जाएगा। क्या क्या नहीं आएगा? सिकनेस नहीं आएगा, एक्सीडेंट नहीं आएगा, लीव नहीं आएगा, ले ऑफ नहीं आएगा, लॉकआउट, स्ट्राइक और सेसेशन। याद रखना, एम्प्लॉय की गलती नहीं होनी चाहिए इन सब में। अगर एम्प्लॉय की गलती है तब तो देखो दिक्कत हो सकती है, एम्प्लॉय का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग मान लेंगे कॉन्टीन्यूस सर्विस है। अगर मान लो आपको कॉन्टीन्यूस सर्विस का इन चीज़ों से भी पता नहीं लग रहा, ये चीज़ें इंक्लूडेड ही नहीं है, अब कैसे पता लगा है कि उसने कॉन्टीन्यूस सर्विस किया है? तो उसमें हम सेकेंड टेस्ट लेते हैं। 2 टेस्ट होते हैं, एक टेस्ट वो था। सेकेंड टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं ये देखते हैं। अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है या माइन है, अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है और माइन है, उसने एनुअली 190 डेज़ काम किया है, किसी ने उसमें एनुअली 190 डेज़ काम किया है, तो हम लोग मान लेंगे कि वो कंटिन्यूस सर्विस पे था। हाफ ईयरली अगर 6 मंथ्स का देखो तो 95 डेज़। अच्छा, सीजनल एस्टेब्लिशमेंट, जो सीजनल काम होते हैं उसमें 75% ऑफ द नंबर ऑफ वर्किंग डेज़ लेना है। अगर इतना काम किया है तो हम लोग मान लेंगे कि वो कंटिन्यूस सर्विस में है। इनको छोड़कर, माइंस और एस्टेब्लिशमेंट को छोड़कर, जो लेस देन 6 डेज़ काम करती है, फॉर वर्क लेस देन 6 डेज़ इन अ वीक, या फिर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट को छोड़कर बाकी जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट आती है उनके लिए एनुअली 240 डेज़ आता है और हाफ ईयरली 120 डेज़ आते हैं। अगर उन्होंने इतना किया है तो मान लिया जाएगा कि वो लोग कंटिन्यूस सर्विस में हैं। तो इतना अभी तक हम लोगों ने कर लिया। कंटिन्यूस सर्विस का भी आपको समझ आया होगा। 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरप्शन ऑफ सर्विसेज हो रही है या नहीं हो रही। अगर यहाँ से पता नहीं लगता है तो यहाँ देखेंगे कि उन्होंने इतने दिन काम किया है या नहीं किया। इतने दिन काम किया है तो अपना काम बन गया है, हमें पता लग गया है कि वो कंटिन्यूस सर्विस की है या नहीं, क्योंकि हमें ग्रेचुटी तभी मिलती है जब 5 ईयर की कंटिन्यूस सर्विसेज होती हैं। ठीक है, उसके बाद ही मिलती है। अच्छा, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ इसमें मैं और बता देना चाह रही हूँ, वहाँ पे भी था, पर चलो यहाँ पे देख लो कि फीमेल्स को मैटरनिटी लीव भी अलाउड होती है, 26 वीक्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद एक टर्म आती है डिसेबलमेंट, जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर से भी पढ़ लो। इनकेपेबल ऑफ एम्प्लॉय फॉर द वर्क ही हैज़ केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग बिफोर द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से पहले वो परफॉर्म कर सकता था, एक्सीडेंट के बाद वो परफॉर्म नहीं कर सकता था, तो उसको डिसेबलमेंट बोलेंगे। चलिए जल्दी से अब एक नोटिस वाला कर लेते हैं। नोटिस ऑफ ओपनिंग, चेंज एंड क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। जल्दी से देखते हैं, सॉरी। ठीक है, अगर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट ओपन हो रही है, वो आती है ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कि भैया उस पर ग्रेचुटी एक्ट लगेगा। या फिर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट पहले से थी, अब अचानक से, जैसे पहले उसमें 9 वर्कर्स थे, उसके बाद 10 वर्कर्स हो गए, तो वो एलिजिबल हो गई है ग्रेचुटी एक्ट के लिए। तो
ग्रेचुटी एक्ट में मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी पहले पीछे भी। मैंने बोला था ना 20 वर्कर्स हो 10 वर्कर्स हो, सो दैट मैंने एक चीज़ आपको बताने भूल गई, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। अगर मान लो पूरे साल में एक भी दिन किसी ने 20 वर्कर्स ने काम किया, बाद में 19 हो गए, 10 हो गए, 5 हो गए, 4 हो गए, 2 हो गए, लेकिन वो एक बार एप्लीकेबल हो गए ना, तो हमेशा के लिए एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी। चलिए अभी से पढ़ते हैं। अगर कोई 9 वर्कर्स थे फिर 10 हो गए तो उस पर एप्लीकेबल हो गया, तो तब क्या करना है, जिस दिन भी वो एप्लीकेबल हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा, उसने फॉर्म में भरना है विद इन द 30 डेज, और उसको दे देना कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ दैट एरिया। हर एरिया का कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग होती है। ठीक है, उसको आप लोग सबमिट करा दोगे। तो ये तो थी ओपनिंग में। चेंज में अगर उसने नाम चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराना है, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कराना है, तो फॉर्म भी भरेगा और 30 डेज़ में दे देगा। जब भी वो चेंज आए 30 डेज़ में किसको देगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ दैट एरिया। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर मान लो उसने अपना बिज़नेस बंद करने का सोच लिया है, सोच रहा है कि यार बिज़नेस बंद कर देता हूँ, तो वहाँ पे उसके ऊपर तो एप्लीकेबल हो रखा था, तो अपना ग्रेचुटी एक्ट, तो उसमें क्या करना है, फॉर्म सी भरना है और एटलीस्ट 60 डेज़ पहले, बंद करने से पहले कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ दैट एरिया को बताना पड़ेगा। कंट्रोलिंग अथॉरिटी में यही लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन के थ्रू या जो भी अपॉइंट करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। हर एक एरिया की कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग अलग होती है। इसको एक बार जल्दी से वापस से रिवाइज करा देती हूँ सो दैट आपको इतनी उलझन ना हो। फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी। फॉर्म ए जो भरते हैं विद इन 30 डेज़ भरते हैं, फॉर्म बी 30 डेज़ भरते हैं, फॉर्म बी सी बिफोर 60 डेज़ भरते हैं, बिफोर क्लोजर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। ए भरते हैं ताकि ओपनिंग होती है इस वजह से, बी भरते हैं ऑल्ट्रेशन के लिए, कोई भी नाम वाम चेंज कराना है, एड्रेस वगैरह चेंज कराना है, सी करते हैं क्लोजर के लिए कि हमने बिजनेस ही बंद करना है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी करते कब है, जब 5 ईयर की कॉन्टिन्यूस सर्विस होती है। ये देते कब है, ऑन द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कब कब होता है, सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डेथ एंड डिसेबलमेंट में। ठीक है, देख लिया। ये 5 साल वाली जो कंडीशन है हम नहीं देखते डेथ और डिसेबलमेंट के टाइम पे, क्योंकि एक्सीडेंट और डेथ कभी भी हो सकता है, उसका कुछ ऐसा नहीं है कि 5 साल कंप्लीट हो तभी वो चीज़ होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और लिखी हुई है, डेथ के टाइम पे अगर बंदे ने नॉमिनेशन नहीं कर रखा है, कोई नॉमिनी नहीं है, तो उसके लीगल हेयर को, जो भी उसका लीगल हेयर होगा, उसको पूरी की पूरी ग्रेचुटी की अमाउंट दे दी जाएगी। ओके, जो सेक्शन 2 है वो डील करता है पेमेंट से, द अमाउंट ऑफ द ग्रेचुटी पेबल की कितना अमाउंट देना है, इसको अभी हम देखते हैं। चलो अभी देख लेते हैं। देखिए मैं ये चार्ट से जल्दी से करा देती हूँ, पढ़ते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, साथ में मैं अभी पूरा थ्योरी का करा रही हूँ, अभी इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं कराऊंगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ मंथली रेटेड कोई एम्प्लॉय है, नॉर्मली कोई मंथली रेटेड एम्प्लॉय है, तो उसका कैसे निकालेंगे, लास्ट ड्रॉन वेजेस निकालो, इंटू 15 इंटू 26 करो एंड कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस निकाल लो। अब लास्ट ड्रॉन वेजेस का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप दिसंबर 2021 में अपनी जॉब कंप्लीट कर रहे हो, अपने कंप्लीट करके छोड़ रहे हो, तो आपने नवंबर में कितनी सैलरी ली होगी, उसको बोलेंगे लास्ट ड्रॉन वेजेस। 15/26 क्यों रखते हैं, 15 मतलब एवरेज ले रहे हैं, और 26 क्यों रखते हैं, क्योंकि 4 संडेज़ होते हैं, आपको ही पता है, एक महीने में 4 संडे हो जाते हैं, इसलिए 26 लेते हैं। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, अभी तक जितना भी आपने काम किया होगा वो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से आपकी ग्रेचुटी, क्योंकि पूरे सालों की निकालनी है, इस वजह से कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ले लेते हैं। तो ये था मंथली रेटेड एम्प्लॉय। इन केस ऑफ पीस रेटेड एम्प्लॉय सब कुछ सेम है, बस लास्ट ड्रॉन वेज की जगह लास्ट 3 मंथ की लेते हैं। और ये क्यों करते हैं, देखो पीस वाला का क्या है, मंथली वेज तो देखो सभी का लगभग सेम ही रहेगा, मंथली जो भी काम किया हर महीना काम सही रहेगा। पीस रेटेड में क्या होता है, हो सकता है लास्ट मंथ उसने कम पीस बनाए हों, पहले ज़्यादा बनाए हों, या फिर लास्ट मंथ उसको पता है कि अगले महीने ग्रेचुटी का होना है और वो कैलकुलेशन इसी की बेसिस पे होगी, तो वो लास्ट मंथ पे सबसे ज़्यादा पीसेस बनाएगा। तो ये वाली चीज़ ना हो, इसके लिए लास्ट 3 मंथ्स की एवरेज लेते हैं और बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। सीजनल की मैं बात करूँ तो 7 वेजेस ड्रॉन इन द लास्ट सीजन लो, 7 बाय नंबर ऑफ डेज इन द सीजन, कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं, एंड देन इनटू नंबर ऑफ सीजन्स आ जाएगा। ये सीजनल में होता है। चलो जी, एक एग्जांपल अगर मैं दिखा सकी तो मैं पक्का दिखाऊंगी। आप इसका देखो, आपको ये समझ आएगा। देखो ये लास्ट 3 मंथ वाला तो उसका था पीस रेटेड का, जैसे ये आ गया कि लास्ट में कितना था। अच्छा मैंने बोला है कि
सैलरी का, तो सैलरी में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, परक्विजिट्स भी आते हैं, अलाउंस भी आता है, बोनस भी आता है, HRA भी आता है, तो वो उन सबको भी लेना है क्या? नहीं, सिर्फ बेसिक वेजेस लेना है, डियरेंस अलाउंस लेना है, इन दोनों के अलावा कोई भी सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा, ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। एवरेज वेजेस ले लेनी है, नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ले लेना है, और उसके बाद आपने उसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, ठीक है। देखो इसमें भी सारी चीज़ें सेम है, बस एवरेज ऑफ लास्ट 3 मंथ्स ले रखा है, किसमें? पीस रेटेड में। ये मैंने पीस रेटेड की स्टोरी अभी आपको क्यों बताई? सो दैट आपको याद रहे कि वो पीस रेटेड में है। कंप्लीटेड ईयर्स मतलब कंटिन्यूस ऑफ 1 ईयर, मतलब जितने भी साल उसने काम किया है ना, ठीक है। अगर मान लो कोई भी साल, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, मान लो उसने काम किया 15.4 ईयर्स, 15.6 ईयर्स काम किया, तो उसने कितना काम कराया? 16 ईयर्स की। आप 16 ईयर्स की ग्रेचुइटी निकालोगे, ठीक है, पूरा राउंड ऑफ करके निकालना है, ठीक है। आप उसको कंप्लीटेड ईयर में ले लेंगे। चलिए जी, यहाँ से आपने पेमेंट वाला कर लिया, जो कि बहुत टिपिकल था। पेमेंट वाला वापस से रिवाइज़ कराऊँ? चलो जी, वापस से एक बार रिवाइज़ करा देते हैं। पेमेंट करनी कैसे है? तीन तरीके थे हमारे पास, एक था मंथली, एक था पीस रेटेड एंड एक था सीजनल, ठीक है। इनके फॉर्मूले हमने देख लिए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ से हम लोगों ने सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 2 डील कर लिया था, जो कि अभी हम 3 पढ़कर आए हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 3 आता है कि प्रोवाइड्स द अमाउंट ऑफ द ग्रेचुइटी पेबल टू एन एम्प्लॉय शेल, देखते हैं आगे क्या लिखता है, कि वो 20 मंथ की वेजेस के जितना, उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये वाली अमाउंट हमारी बुक बताती है, ये हमें हमारा बेयर एक्ट बताता है कि 20 लाख, आप ये वाली याद रखो, 20 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। और ये इस बात का, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कुछ बेटर चीज़ का, कोई बेटर ग्रेचुइटी का, तो वो कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 20 लाख का हमने लिमिट दी गई है, ठीक है। उसके बाद ना हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मान लो डिसेबलमेंट हो जाए तो ग्रेचुइटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके जल्दी से साइड में समझा देती हूँ, पूरा पढ़ने की बजाय, ठीक है। 1 सेकंड दीजिए मुझे। अरे बाबा, ओके फाइन। देखिए, अगर मान लीजिए ये एक्स है, एक्स ने 15 ईयर्स काम किया, 15 ईयर्स काम किया, लेकिन जो 5 साल जो काम किया था ना, तब वो 50,000 सैलरी में काम करता था। बाकी के 10 ईयर्स उसने 30,000 में काम किए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना उसको ना एक्सीडेंट हो गया था, और उस एक्सीडेंट की वजह से पहले वो जो काम कर रहा था ना, वो काम नहीं कर पा रहा था, फिर उसने दूसरा काम ले लिया था थोड़े कम, जिसमें कम उसकी सैलरी बन रही थी। तो अब कितनी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि लास्ट ड्रॉन वेजेस लेकर हम लोग सैलरी ग्रेचुइटी निकालते हैं और 30,000 पे। अब जबकि 5 साल तो बेचारे ने 50,000 वाला काम किया था ना, वो तो टेम्परेरी डिसेबलमेंट की वजह से हो गया। तो यहाँ पे हम ग्रेचुइटी कैसे निकालेंगे? पहले हम इस 5 ईयर्स की निकालेंगे, 5 ईयर्स की अलग निकालेंगे, 50,000 के हिसाब से निकालेंगे। इस 10 ईयर्स की हम 30,000 के हिसाब से निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, एंड फिर जो अमाउंट बनता है ना, वो उस बंदे की एक्चुअल ग्रेचुइटी की पेमेंट होगी, ठीक है। उससे उसके साथ नाइंसाफ़ी भी नहीं होगी। तो प्रोपोर्शनेटली निकालते हैं, पहले उस पीरियड की निकालो जो कि बिफोर डिसेबलमेंट हो, फिर उस पीरियड की निकालो जो आफ्टर डिसेबलमेंट हो, एंड देन दोनों पीरियड की अलग अलग निकाल के उसे टोटल कर दो, वो उसकी ग्रेचुइटी की पेमेंट हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन नंबर 5, जो कि कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई बेटर एग्रीमेंट हो रहा है ग्रेचुइटी को लेकर, तो ये जो सेक्शंस हैं, जो पीछे जो सेक्शंस गए हैं, वो उसको रोकते नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट 4 फीचर ऑफ ग्रेचुइटी, कि फोरफीट भी की जा सकती है ग्रेचुइटी, मतलब जब्त की जा सकती है। बेसिकली एम्प्लॉयर देता है ना एम्प्लॉय को, अगर एम्प्लॉयर देगा ही नहीं तो एम्प्लॉय को मिलेगी कहाँ से? तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर वो उसको रोक सकता है, मतलब ग्रेचुइटी फोरफीट कर सकता है। तो ये चीज़ मैं एक आपको चार्ट दिखाती हूँ, उससे जल्दी से हो जाएगा, हमें दिक्कत नहीं आएगी। लेट मी चेक। हाँ जी, ये रहा। देखो जो एम्प्लॉयर है ना, सबसे पहले तो कितनी कर सकता है, या तो होली कर सकता है या पार्टली कर सकता है, ठीक है। पार्शियल भी कर सकता है या कम्प्लीटली फोरफीट कर सकता है। वो कम्प्लीटली फोरफीट कब कब कर सकता है, ये देखो। टर्मिनेशन जो हुई है वो बिकॉज ऑफ राइटस, डिसऑर्डर कंडक्ट और एनी अदर एक्ट ऑफ वायलेंस, और constitute any offer involving turpitude,
मतलब कोई भी इलीगल या इमोरल काम कर रहा था एम्प्लॉय, वो उसमें पकड़ा गया और उसके बाद उसको टर्मिनेट कर दिया गया, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बाद में एम्प्लॉयर उसकी पूरी की पूरी ग्रेच्युटी फोरफीट कर सकता है, मतलब ज़ब्त कर सकता है, उसको देने से मना कर सकता है। और ये बात हाँ के काफ़ी केस लॉज भी हैं कि एम्प्लॉयर ने फोरफीट कर ली, बट वो इसी ग्राउंड पे कर सकता है अगर उसको प्रूव करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर ने ये काम किए हैं, भाई इलीगल काम किए हैं, वायलेंस किया है, ये सब किया है, इस वजह से मैं अब उसको ग्रेच्युटी देने के लिए लायबल नहीं हूँ। ये सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 कहता है, अगर आप ऐसा कोई काम करते हो तो एम्प्लॉयर आपकी पूरी की पूरी ग्रेच्युटी जब्त कर सकता है, फोरफीट कर सकता है। अच्छा, आपने मान लो ओमिशन से कोई डैमेज कर दिया या डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कर दिया जो कि बिलोंग करती थी एम्प्लॉयर से, तो भी एम्प्लॉयर आपकी ग्रेच्युटी थोड़ी सी जितना भी, फॉर एग्जांपल आप एक घर में रहते थे जिसका रेंट आपका 20,000 का था, 20,000 का था, और वो घर आपने जैसे ही एम्प्लॉयमेंट छोड़ा तब के तब आपको वापस कर देना था, वो एम्प्लॉयर का था, ठीक है, लेकिन आपने तब नहीं छोड़ा और 6 महीने के लिए नहीं छोड़ा, तो 6 महीने के 120 हो गए, तो इतना जो अमाउंट, इतना लॉस जो एम्प्लॉयर का हुआ है वो आपकी ग्रेच्युटी में से कट कर सकता है, एक तरीके से वो पार्टली उसे फोरफीट कर सकता है, वो उसका हक है जितना भी उसने लॉस उसने उठाया है। तो इस तरीके से सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 है, इम्पॉर्टेंट है, केस स्टडीज़ भी बनती हैं कि होली एंड पार्टली दोनों कर सकता है। होली करेगा जब कोई गलत काम किया है और उसने बता दिया कि भाई ये गलत काम किया है, कोई राइटस है, वायलेंस है, टर्पिट्यूड है, टर्पिट्यूड का मतलब होता है कोई इलीगल या इमोरल काम करना, ऐसा किया है तो होली फोरफीट हो जाएगी। पार्टली होती है अगर उसने कोई लॉस कर दिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कर दिया है, तो जितना उसका लॉस होता है वो उतना रिकवर कर लेगा, उतनी की फोरफीट कर लेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है कंपल्सरी इंश्योरेंस, कि कंपल्सरी किसी किसी को इंश्योरेंस करवाना कंपल्सरी होता है, तो इंश्योरेंस का देखते हैं। अब इंश्योरेंस का जो आने वाला है, इंश्योरेंस आने वाला है, नॉमिनेशंस आने वाली हैं, एंड जितनी भी चीज़ें आने वाली हैं वो सेकंड पार्ट में कर लेंगे। ये पार्ट 30 मिनट का हो चुका है, 15 मिनट्स का और लगा लो, 40 to 45 मिनट्स में हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय।